मामला साल 2019 अक्टूबर का है। सेक्टर 22 में ढाबा चलाने वाले जोगिंदर सिंह की बेटी मनीषा का शव राजपुरा रोड के शंभू बैरियर के पास नाले में मिला था। पुलिस ने इस मामले में 3 दोस्त चंडीगढ़ निवासी रजत, कमल और मोहाली निवासी दिलप्रीत को गिरफ्तार किया था। मनीषा सेक्टर 34 के इंस्टीट्यूट में आर्किटेक्चर की स्टूडेंट भी थी। घटना वाले दिन वह घर से इंस्टीट्यूट के लिए निकली, लेकिन देर शाम तक नहीं लौटी। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी तो मनीषा का मोबाइल सर्विलांस पर लगाया गया और कॉल डिटेल्स में अंतिम कॉल सेक्टर 51 निवासी रजत की पाई गई। पुलिस जब रजत के घर पहुंची तो उसने सब कुछ उगल दिया। आइए इस हादसे की पूरी जानकारी, पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्राइम कहानी चैनल पर। यदि आप सभी इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दुनिया में खूबसूरत माने जाने वाले केंद्र शासित आधुनिक शहर चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में एक जाना माना रेस्टोरेंट है, नुक्कड़ ढाबा। इस रेस्टोरेंट का खाना इतना लजीज है कि दूर दूर से लोग यहाँ खाना खाने आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। इसी रेस्टोरेंट के मालिक जोगिंदर सिंह की 20 साल की बेटी मनीषा सिंह सेक्टर 34 के एक इंस्टीट्यूट में आर्किटेक्चर का कोर्स कर रही थी। पढ़ने में वह ठीक ठाक थी, इसीलिए वह एक अच्छी आर्किटेक्चर बनना चाहती थी। 2 भाइयों की इकलौती बहन मनीषा काफी खूबसूरत थी। पिता जोगिंदर सिंह को अपनी इस इकलौती बेटी से लगाव तो था ही, साथ ही नाज भी था कि आगे चलकर वह खानदान का नाम रोशन करेगी। लेकिन यह सोचकर उनका मन उदास भी हो जाता था कि बेटियां तो पराया धन होती हैं। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह मनीषा की शादी कर देंगे तो वह उन्हें छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी। खैर रोज की तरह 18 अक्टूबर 2014 की सुबह मनीषा इंस्टीट्यूट जाने के लिए घर से निकले। उस दिन शनिवार था, इसीलिए दोपहर तक उसे घर वापस आ जाना था। लेकिन वह शाम तक भी नहीं लौटी तो घर में सभी को उसकी चिंता हुई। चिंता की वजह यह थी कि उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ बता रहा था। जोगिंदर सिंह ने तुरंत इस बात की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को देने के साथ गुमशुदगी की और किडनैपिंग की आशंका संबंधी एक लिखित शिकायत सेक्टर 22 की पुलिस चौकी डाककर दे दिया। यह चौकी सेक्टर 17 स्थित थाना सेंट्रल के अंतर्गत आती थी, इसीलिए थाना सेंट्रल में इसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। पुलिस रात भर मनीषा की तलाश करती रही। जब सफलता नहीं मिली तो पुलिस ने अगले दिन उसके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवा कर खंगाली। इससे पता चला कि वह शनिवार को सुबह से ही रजत के संपर्क में थी। 21 वर्षीय रजत बेनीवाल चंडीगढ़ के सेक्टर 51 में रहता था और पंजाब यूनिवर्सिटी के इवनिंग कॉलेज के BA द्वितीय वर्ष का छात्र था। संदेह के आधार पर पुलिस ने रजत को हिरासत में लेकर औपचारिक पूछताछ तो की। उसके मोबाइल फोन की लोकेशन भी निकलवाई। इससे पता चला कि उसके और मनीषा के मोबाइल फोन की लोकेशन एक साथ थे। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने रजत को विधिवत गिरफ्तार कर पूछा। पहले तो वह पुलिस को बहकाने की कोशिश करता, फिर लेकिन 2 घंटे की सघन पूछताछ में आखिर उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि मनीषा ने किसी नशीले पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। डर की वजह से उसने उसकी लाश को चंडीगढ़ से 40 किलोमीटर दूर ले जाकर राजपुरा रोड के एक गंदे नाले में फेंक दिया था। पुलिस को रजत के इस बयान में पूरी तरह से सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। इसके बावजूद DSP सेंट्रल डॉक्टर गुर इकबाल सिंह सिद्धू के नेतृत्व में सेंट्रल थाना के कार्रवाई थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जसबीर सिंह और सेक्टर 22 चौकी प्रभारी देशराज सिंह के अलावा एक विशेष टीम रजत को लेकर राजपुरा रोड पर कस्बे बनूर से होते हुए शंभू बैरियर के समीप स्थित गांव टेपला पहुंची।
जहां वह बदबूदार गंदा नाला था। रजत की निशानदेही पर आधे घंटे की कोशिश के बाद गंदे नाले के पास से मनीषा की लाश बरामद कर ली गई। लाश पूरी तरह से कीचड़ से सनी हुई थी। पुलिस ने मनीषा के घर वालों को फोन करके नहीं बुलाकर लाश की शिनाख्त करा लिया। शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित जनरल अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया। पुलिस का मानना था कि रजत ने मनीषा की मौत की जो वजह बताई थी वह सही नहीं हो सकती। इस मामले में अकेला रजत ही नहीं शामिल था, बल्कि कुछ अन्य लोग भी उसके साथ थे। पुलिस यह मानकर चल रही थी कि मनीषा की मौत का रहस्य काफी गहरा है। चंडीगढ़ लौटकर रात में एक बार फिर रजत से गहन पूछताछ की गई। इस पूछताछ में उसने चौंकाने वाले जो खुलासे किए। उसके अनुसार इस वारदात में उसके अलावे 2 अन्य लोग शामिल थे। वे चंडीगढ़ के सेक्टर 56 का रहने वाला कमल सिंह और मोहाली के फेज 10 का रहने वाला दिलप्रीत सिंह। 29 साल का कमल सिंह एक रेस्तरां का मालिक होने के साथ साथ शादीशुदा ही नहीं, एक बच्चे का बाप भी था। 22 साल का दिलप्रीत सिंह इंटीरियर डिजाइनिंग का डिप्लोमा कर रहा था। पुलिस ने उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया था। दोनों से हुई पूछताछ में पता चला कि दिलप्रीत मृतका मनीषा का बॉयफ्रेंड था। उसी ने उसकी जान पहचान अपने दोस्तों रजत और कमल से कराई थी। पुलिस को दिए अपने बयानों में उन्होंने बताया कि 18 अक्टूबर 2014 को चारों एक पार्टी में गए थे, जहां सबने ड्रग्स लिया और शराब भी पिया। सभी आकर गाड़ी में बैठे, तभी अचानक मनीषा की मौत हो गई। इसके बाद वे उसकी लाश को लेकर पहले सौरा गांव गए। वहां उन्हें लाश को ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिला, तो वे लाश को लेकर राजपुरा रोड पर स्थित गंदे नाले पर पहुंचे और वहीं लाश को एक कपड़े में लपेटकर फेंक दिया। 20 अक्टूबर 2014 को तीनों अभियुक्तों को जिला अदालत में पेश करके 1 दिन के कस्टडी रिमांड पर लिया गया। उसी दिन सेक्टर 16 के GMSH अस्पताल में मनीषा की लाश का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद लाश घर वालों के हवाले कर दी गई। लाश पर चोट का कोई निशान नहीं था। उस समय मौत की वजह भी स्पष्ट नहीं हो पा सकी। CFSA जांच के लिए मृतका के शरीर के कुछ हिस्सों के अलावे विसरा सुरक्षित कर लिया गया। 21 अक्टूबर को सेक्टर 25 के शमशान गृह में मनीषा के घर वालों ने उसका दाह संस्कार कर दिया। उस समय वहां कुछ पत्रकार भी मौजूद थे, जिसने मनीषा के घर वालों ने कहा था कि पुलिस वाले कुछ भी कहें, पर साफ है कि मनीषा की हत्या की गई है, वह भी रंजिश और योजनाबद्ध तरीके से की गई है, क्योंकि मनीषा किसी भी तरह का नशा नहीं करती थी। वह एक तरह से लड़कों के साथ कहीं जाती भी नहीं थी। कमल ने योजनाबद्ध तरीके से उसके बदला लेने के लिए मनीषा की हत्या की थी, क्योंकि 1 साल पहले वह उसके ढाबे पर खाना खाने आया था। तब उसने बिलना अदा करते हुए उसके ढाबे पर काम करने वाले एक लड़के के साथ मारपीट की थी। उसके बाद उन लोगों ने भी उसे उसकी बदतमीजी का थोड़ा सबक सिखाया था। उसने उस समय काफ़ी बेइज्जती महसूस की थी। अपनी उसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने योजना बनाकर दिलप्रीत, जो मनीषा के इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, के जरिए मनीषा का अपहरण कर योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या कर दी। दूसरी ओर पुलिस ने जो जांच की थी उसके अनुसार रजत, कमल और दिलप्रीत दक्ष के आदी थे। मोबाइल पर संदेश भेजकर किसी जिंदर नामक शख्स के उन्होंने ड्रग मंगवाया था। जिंदर के बारे में इन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं थी। हाँ, पूछताछ में यह जरूर पता चला कि अभियुक्त कमल पर थाना सेक्टर 39 में हत्या का एक मुकदमा दर्ज था, जो अदालत में विचाराधीन है। अभियुक्तों का कहना था कि मनीषा भी कभी कभी ड्रग्स लेती थी। उस दिन भी उन चारों ने नशे के लिए एक साथ ड्रग्स लिया था, तभी ओवरडोज की वजह से मनीषा की मौत हो गई थी। उसके बाद डर की वजह से उन्होंने उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए गंदे नाले में फेंक दिया था। पुलिस की इस कहानी से मनीषा के घर वाले
कतई सहमत नहीं थे। उन्होंने पत्रकारों के माध्यम से पुलिस के सामने सवाल खड़े किए कि क्या पुलिस ने इस बात की जांच की है कि जिसे ड्रग की ओवरडोज से मौत माना जा रहा है, कहीं वह ड्रग देकर हत्या करने का मामला तो नहीं है। नशेबाजी ने उसकी लाख रुपए की ज्वेलरी, हथियारों के लिए तो उसकी हत्या नहीं की जो उसने उस दिन पहन रखी थी। योजना बनाकर मनीषा का अपहरण तो नहीं किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभावी परिवारों के लड़कों के पकड़े ना जाने से पूरी कहानी बदल दी गई हो। चंडीगढ़ में आम चर्चा थी कि वहां ड्रग पेडलर्स का पूरा रैकेट सक्रिय है। ड्रग ओवरडोज मामलों में पहले भी वहां कुछ मौतें हो चुकी थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनीषा को उस रैकेट की जानकारी हो गई थी और इसी वजह से उसे मौत की नींद सुला दिया गया और वो लगातार हो रही इस तरह की मौतों के बाद भी पुलिस नशे के सौदागरों की धर पकड़कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। चंडीगढ़ में एक प्रतिष्ठित संस्था है फास्टवेक। इस संस्था के सदस्यों ने साफ कहा था कि नशे से जुड़े लोगों को पकड़कर पुलिस के पास ले जाते हैं और पुलिस वाले अक्सर उन्हें चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। मनीषा के मामले को लेकर शहर में प्रदर्शन होते रहे, कैंडल मार्च निकालने वाल जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने अपने ढंग से कार्रवाई करते हुए मनीषा की मौत के ठीक 81 दिनों बाद 8 जनवरी 2015 को रजत, कमल और दिलप्रीत के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करके अदालत में पेश कर दिया। यह चार्जशीट नशे की अहम धाराओं के तहत दाखिल की गई थी, लेकिन अदालती कार्रवाई अपने ढंग से चली। मामले की गहराई में जाने का प्रयास करते हुए अदालत ने तीनों आरोपियों के खिलाफ 4 फरवरी 2015 को गैर रातन हत्या, सबूतों से छेड़छाड़ और किडनैपिंग के धाराओं के आरोप तय कर दिए। सुनवाई की अगली तारीख 24 फरवरी तक तय की गई। उस दिन चंडीगढ़ की अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अंशु शुक्ला की अदालत में केस की विधिवत सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के पहले दिन मृतका के भाई 25 वर्षीय ऋषभ सिंह ने अपना बयान दर्ज कराया कि घटना वाले दिन सुबह कार से उसकी बहन को लिवाने दिलप्रीत आया था। घर के बाहर मनीषा ने कुछ देर उससे बातचीत की और फिर वह इंस्टीट्यूट जाने की बात कहकर गाड़ी में बैठ गई। कार में पहले से ही 2 अन्य लोग मौजूद थे। इसके बाद अदालत में मौजूद तीनों अभियुक्तों को उसने पहचान भी किया। इसके बाद केस की तारीख पड़ी 12 मार्च 2015 को। उस दिन आरोपी दिलप्रीत के वकील तरमर सिंह ने अदालत में अर्जी दायर करके मनीषा के फ़ोन की जांच कराने की मांग की, जो स्वीकार कर ली गई। लेकिन अगले दिन जब मनीषा का मोबाइल फ़ोन कोर्ट में पेश किया गया तो उसका लॉक नहीं खोला जा सका। इस पर मुकदमा 20 मार्च तक के लिए टल गया। कोर्ट ने CFSL को मोबाइल फ़ोन भेजकर उसकी जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा। 20 मार्च को यह रिपोर्ट पेश नहीं हो सकी तो अगली तारीख 31 मार्च की पड़ी। उस दिन केस के जांच अधिकारी ने CFSL की ओर से 5 CD में दिया गया मोबाइल का डाटा कोर्ट को सौंपकर इसके बाद लगातार कई पेशियों तक अन्य गवाहों के बयान दर्ज करने के अलावा उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। 6 जून 2015 को CFSL ने मनीषा की जनरल विसरा रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी, जिसमें बताया गया था कि मौत से पहले उसके साथ रेप और अननेचुरल सेक्स किया गया था। वहीं विसरा से एक आरोपी का सीमन भी बरामद कर प्रिजर्व किया गया था। अब आगे तीनों आरोपियों ने इसका मिलान कराया जाता है। इसके अलावा CFSL ने मनीषा के जिस्म के कुछ हिस्सों की गहन जांच के आधार पर अपनी एक विशेष रिपोर्ट भी तैयार की थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस की आरोपियों से मिली भगत अथवा पूछताछ में की गई ढील अब पूरी तरह से सामने आ गई थी। इन तमाम मुद्दों पर बहस होने के बाद 24 जुलाई 2015 को मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने इस केस में सामूहिक दुराचार और आपराधिक दुराचार के अलावा आपराधिक साजिश रचने की धाराएं
376, 377 और 120 भी जोड़ने की अपील अदालत से की। तीनों आरोपियों का डीएनए सैंपल लेने की भी बात कही। इस विशेष रिपोर्ट में मनीषा की मौत का कारण इंट्राक्रेनियल हेमरेज बताया गया था। सेरोलॉजिकल जांच में उसके गुप्तांगों में वीर मिला था। विसरा जांच के रासायनिक विश्लेषण में मनीषा के शरीर में 85.57 प्राइथाइल एल्कोहल की मात्रा पाई गई थी। वहीं नॉर्पेसेडोफिरिन नामक साइक्रोट्रॉनिक्स सबके अलावा हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में ब्रोंकोनोमिया और माइक्रोवेसिकुलर स्टीटोसिस मिलने की बात भी पता चली। सरकारी वकील ने जो नई धाराएं इस केस में जोड़ने की दरख्वास्त अदालत से की थी, उसका विरोध करते हुए बचाव पक्ष के वकील इंद्रजीत बस्सी ने अदालत में कहा कि धाराओं में संशोधन अथवा बढ़ोतरी की अर्जी मान्य नहीं। केस की जांच करने वालों ने अपनी जांच पूरी करके चार्जशीट दायर की है और इस समय केस गवाही के स्टेज पर है। अपने इस विरोध के संबंध में बचाव पक्ष के वकील ने अपने यह नुक्ते अदालत के सामने रखे थे। मृतका के साथ यौन प्रताड़ना के मुद्दे पर किसी भी गवाह ने अभी तक अपना बयान दर्ज नहीं कराया। अभियोजन पक्ष की कहानी के हिसाब से कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया कि आरोपियों ने पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाए थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार मृतका खुद आरोपियों के साथ गई थी, जिसमें कहीं भी जबरदस्ती का कोई आरोप नहीं लगाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के जिस्म पर कहीं भी चोट के निशान नहीं थे, जिससे उसके साथ जबरदस्ती की बात साबित नहीं होती। CFSL रिपोर्ट और चार्जशीट के इस बात का जिक्र नहीं है कि यौन संबंध कब और किस समय बने थे। डीएनए प्रोफाइल के तहत अभियोजन पक्ष के आरोपियों के ब्लड सैंपल लेने के लिए अर्जी दायर की है, ताकि वीर से इसका मिलान किया जा सके। ऐसे में यह प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष खुद इस बात को लेकर संशय में है कि यह वीर किसका है। यह बहस भी कुछ दिनों तक चलती रही। 29 जुलाई को विद्वान जज अंशु शुक्ला ने इस मुद्दे पर आर्डर पास किया कि दुराचार और कुकर्म की अतिरिक्त धाराएं जोड़ने पर फैसला अभियुक्तों की ब्लड सैंपल रिपोर्ट और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के आने के बाद होगा। इसके लिए तारीख दी गई 29 अक्टूबर 2015, लेकिन उस दिन रिपोर्ट न आने की वजह से सुनवाई टल गई। बाद में रिपोर्ट आई तो नई धाराएं जोड़कर अदालत की कार्रवाई फिर से शुरू हुई। देखते देखते 1 साल से अधिक का समय गुजर गया। 31 जनवरी 2017 को अदालत ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके इस केस के तीनों अभियुक्तों को दोषी करार देकर सजा सुनाने की तारीख 4 फरवरी 2017 तक तय की। इस तरह सक्षम एडीजे अंशु शुक्ला ने केस से जुड़े 17 गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर अपने 160 पृष्ठों के फैसले में 4 फरवरी 2017 को मनीषा सिंह केस के तीनों अभियुक्तों रजत बेनीवाल, कमल सिंह और दिलप्रीत सिंह को सामूहिक दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौन संबंध, गैरतन हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप में 20-20 साल की कैद के अलावा तीनों को 52,000 प्रतिदोषी जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले के खिलाफ दोषियों ने समयावधि के भीतर हाई कोर्ट में अपील की है, जो विचाराधीन है। बहरहाल मनीषा के पिता द्वारा जारी किया गया यह संदेश काबिले गौर है कि अपने बच्चों के सपने को पूरा करने के लिए माता पिता कोशिश तो करें, लेकिन बच्चे किसी के बहकावे में ना आ सके, इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर उनकी आदतें या व्यवहार में जरा भी बदलाव नजर आए तो बच्चों को एक दोस्त की तरह समझाकर किसी के बहकावे में आने से रोकें। आपका बच्चा कितना भी सही क्यों ना हो, उसे बहकाने वाले तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते जब तक वह उनके जाल में फंस नहीं जाता। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, ऐसी कहानियाँ सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं है,
बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। ऐसी ही सच्चियाँ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे क्राइम कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की कहानियाँ सुनाने के लिए, क्योंकि कहानी बनाने में सुनाने में मेहनत लगती है और काफ़ी समय लगता है। तो दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखो, हमें इजाज़त दो। धन्यवाद।